हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे पूर्ति की अवधारणा, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे नेक्स्ट उससे संबंधित हम चर्चा करते हैं। देखो, हमने पूर्ति की अवधारणा के बारे में पूर्ति का अर्थ पढ़ा था। उसके बाद हमने पूर्ति का जो निर्धारक घटक है वो भी हमने पढ़ लिए। पूर्ति का नियम भी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण भी हमने पढ़े और पूर्ति के नियम की मान्यताएं भी हमने पढ़ी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे पूर्ति अनुसूची। क्या पढ़ रहे थे? पूर्ति अनुसूची। और पूर्ति अनुसूची के अंदर आप पढ़ेंगे दो प्रकार की अनुसूची। एक तो पढ़ोगे आप व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, और एक आप पढ़ोगे बाजार पूर्ति अनुसूची। यानी इन दोनों का वक्र भी करेंगे हम। इसके अंदर हम पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और उसका वक्र हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, पिछली क्लास में। अब हम करने वाले हैं बाजार पूर्ति अनुसूची को। उसके अंदर हम उसका अनुसूची बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे और उसके बाद उसका हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो हमारा आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाजार पूर्ति अनुसूची और उसका पूर्ति वक्र, 2 नंबर का। तो 1 नंबर की हम पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कर चुके हैं। देखो, परिभाषा वही होगी जो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची की है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची में हम एक फर्म की बात करते थे। एक फर्म होता है, एक उत्पादक होता है जो भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि बाजार में एक ही फर्म थोड़ी होती है, उत्पादन करने वाली तो बहुत फर्में होती है। इसका मतलब सभी जितनी फर्मों का उत्पादन किया जा रहा है सबको जोड़ देंगे, वो आ जाएगा आपका बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप लिख सकते हो बाजार में अनेक फर्में होती है, यानी उत्पादन करने वाली अनेक फर्में होती है। उन सभी फर्मों द्वारा, या इसको नहीं, अपने वो पहले वाली लाइन लिखते हैं, यह फर्में भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न पूर्ति का उत्पादन या पूर्ति मात्रा का उत्पादन करते हैं। इन सभी फर्मों द्वारा उत्पादित उत्पादन के योग को क्या बोलते हैं? बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं। देखो, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक फर्म द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं। बाजार में हम क्या पढ़ रहे हैं? अनेक फर्में होती है, यानी अनेक फर्मों द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनका जो योग होता है उसे बोलते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, इसके आधार पर हम एक टेबल बनाते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची की, जो आपके बुक में दे रखी है। देखो, यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं, क्योंकि बाजार पूर्ति अनुसूची में क्या होता है, एक से ज्यादा होती है तो हम 2 फर्में ले लेते हैं, एक तो ए फर्म और एक ले लेते हैं हम बी फर्म। आपके जो किताब में दे रखा है ए फर्म और बी फर्म का, यहाँ पर तो हम ले लेते हैं कीमत और यहाँ पर ले लेते हैं पूर्ति ए फर्म की, यहाँ पर ले लेते हैं कीमत और यहाँ पर ले लेते हैं पूर्ति बी फर्म की। देखो, 10, 20, 30, 40 ये हमने कीमत ले ली। यहाँ पर भी हम ले लेंगे 10, 20, 40 तक। देखो, 10 रुपये कीमत पर ए फर्म जो पूर्ति करती है वो करती है 300 का, 40 पर करती है 400 का, 30 पर करती है 500 का और 40 पर करती है 600 का। इस चीज को पढ़ चुके हैं भिन्न भिन्न कीमतों पर, क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। क्योंकि जब भी कीमत बढ़ती है तो एक उत्पादक को लाभ होता है, लाभ से वो प्रेरित होकर और ज्यादा पूर्ति को बढ़ाता है। इसका मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ेगी। इसी प्रकार बी फर्म की बात करें हम, 10 रुपये कीमत पर ये करती है 400 का, 20 पर करती है 600 का, 30 पर करती है 800 का और 40 पर करती है 1000 का। इतने का वो क्या करती है? उत्पादन करती है। अब इस टेबल को समझ लो ध्यान से। ये तो ए फर्म का व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है,
ये बी फर्म की व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। ये 10 रुपए पर ए फर्म कितने उत्पादन कर रही है, हमने लिया था बिस्किट का, यानी ये 10 रुपए कीमत पर 300 बिस्किट पैकेट का उत्पादन कर रही है। ये 10 पर 400 कर रही है, ये 20 पर 400 कर रही है, ये 20 पर 600 का कर रही है, ये 30 पर 500 का, ये 30 पर 800 का है, ये 40 पर 600 का, ये 40 पर 1000 का है। ये तो हो गया व्यक्तिगत इनका, ए फर्म का व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बी फर्म की व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बाजार पूर्ति अनुसूची को। किसको पढ़ना है, बाजार पूर्ति अनुसूची को। देखो बाजार पूर्ति अनुसूची में क्या होती है, अनेक फर्मों का उत्पादन का योग ही तो होता है, और अनेक फर्म हम ज्यादा नहीं लेंगे, एक से ज्यादा होती है, 2 ले लेते हैं, बहुत है, ठीक है। अब बाजार पूर्ति अनुसूची की कीमत की बात करते हैं। कीमत 10, 20, 30 और 40। अब ध्यान से देखो, ए फर्म 10 रुपए पर कितने का उत्पादन कर रही है, 300 का। बी फर्म कितने का कर रही है, 400 का। बाजार में टोटल कितना उत्पादन हो रहा है, 300 ये कर रही है, 400 ये कर रही है, बाजार में कितने का उत्पादन हो रहा है, अभी कितनी पूर्ति हो रही है, 700। क्योंकि इसके अंदर लिखा था सभी फर्मों द्वारा उत्पादित उत्पादन का योग, यानी योग ही तो करना है हमें, बाजार का निकालना है। देखो मान लो 10 रुपए कीमत पर मैं 10 का उत्पादन कर रहा हूँ, आप 20 का कर रहे हो, कोई और है वो 30 का कर रहे हैं। बाजार में तो टोटल कितने का होगा, 60 का हो गया ना, 30, 20, 50 और 10, 60। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे बाजार की बात हो रही है। तो पूरे बाजार में 300 ये कर रही है, 400 ये कर रही है, बाजार में तो 700 बिस्किट के पैकेट तैयार हो गए ना। 20 रुपए कीमत पर ए फर्म 400 का, बी फर्म 600 का, बाजार में कितने हो गए टोटल, 1000 का उत्पादन। 30 पर ए फर्म 500 का उत्पादन कर रही है, 30 पर बी फर्म 800 का कर रही है, बाजार में टोटल कितने हो गए, 500 और 800 1300। उसके बाद देखो 40 रुपए कीमत पर ए फर्म 600 का उत्पादन कर रही है, 40 पर बी फर्म 1000 का कर रही है, बाजार में कितना हुआ, 1000 और 600 कितने हो गए, 1600। बात समझिए, आपको कुछ नहीं करना। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म की बात होती है, बाजार पूर्ति अनुसूची 2 या अधिक फर्में होती है, उनका योग करना है। योग करते ही जैसे ही उसकी पूर्ति का उत्पादन का आपका जोड़ हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, उसे बोलते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची, ठीक है। जैसे हमने ए और बी 2 फर्में ली है, इनका भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न उत्पादन कर रही है, इन सबका योग होएगा। यहाँ पर देखो भिन्न भिन्न कीमत पर बाजार में भिन्न भिन्न पूर्ति का उत्पादन हो रहा है। देखो 10 रुपए पर बाजार में कितने का हो रहा है, 700 का, 20 पर बाजार में 1000 का, 30 पर बाजार में 1300 का और 40 पर बाजार में 1600 का उत्पादन किया जा रहा है। अब इसके आधार पर हम डायग्राम भी बना सकते हैं। देखो इसको अलग अलग बनाएंगे हम, जैसे आपके बुक्स के अंदर सिर्फ बाजार का दे रखा है, लेकिन हम क्यों ना तीनों को इकट्ठा बनाए। ये ए फर्म है, ये बी फर्म है, इधर हम कीमत लेंगे 10, 20, 30 और 40। 10, 20, 30 और 40। इधर हम क्या लेंगे, पूर्ति की मात्रा लेंगे, 200 का ले लेते हैं, तो 200, 300, 400, 500 और 600। ये थोड़ा उधर कर देता हूँ मैं इस डायग्राम को। दस, 20, 30 और 40। यहाँ 200 का ले लेते हैं, 200, 400, 600, 800 और 1000। यहाँ पर तो होगी पूर्ति बी फर्म की और यहाँ पर पूर्ति होगी ए फर्म की। बाजार का बना लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद बाजार का इसके साथ बनाना, तो यहाँ बना लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड के अंदर, ये बाजार का है और ये ओ भाई है, ओ एक्स एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर कीमत 10, 20, 30 और 40। यहाँ पर हम मात्रा लेते हैं 200 की,
टोटल कितने 1600 तक है, तो 200 का ले लेते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और 1600। ये हमने क्या ले लिया, इसकी पूर्ति ले ली। ये है ए प्लस बी यानी पूरे बाजार पूर्ति अनुसूची, उसका डायग्राम है या बाजार पूर्ति वक्र है। ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है, एक फर्म का है। ये भी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है क्योंकि ये भी एक फर्म का है। ये दोनों का है, इसका मतलब ये बाजार का है। अब देखो अब बात करते हैं 10 रुपए कीमत पर बाजार ए फर्म कितना उत्पादन करती है, 300 का। ये बिंदु है। बी फर्म कितना करती है, 400 का। ये बिंदु है। पूरे बाजार में 10 रुपए कीमत कितना हो रहा है, 700 का। ये बिंदु है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 20 रुपए कीमत पर ए फर्म कितने कर रही है, 400 का। बी फर्म कितने कर रही है, 600 का। और पूरे बाजार में कितने का हो रहा है, 1000 का। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 30 रुपए कीमत पर ए फर्म कितने कर रही है, 500 का। और बी फर्म कितने कर रही है, 800 का। उसके बाद बाजार में कितने का हो रहा है, 1300 का। ठीक है, मध्य। उसके बाद 40 रुपए कीमत पर ए फर्म कितने कर रही है, 600 का। बी फर्म कितने कर रही है, 1000 का। पूरे बाजार में कितने का हो रहा है, 1600 का। ये आपने क्या किया, हमने बिंदु मिला दिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिंदु बना लिए, अब इसको बिंदुओं को जोड़ दो आपस में। बिल्कुल सीधी रेखा। आप जब स्केल से जोड़ोगे तो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी ये। उसके बाद इन बिंदुओं को जोड़ दो आप। जोड़ दिया। जो आपका ये है, ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है ए फर्म का। ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है बी फर्म का। और जो आपने टोटल बनाया ये बाजार पूर्ति वक्र है। ये क्या है, बाजार पूर्ति वक्र। देखो ये आपकी अनुसूची कंप्लीट हो गई। अब आप इसके आधार पर इतनी बात नीचे लिख सकते हो डायग्राम को देखकर। जैसे आप लिखोगे बाजार पूर्ति वक्र में हमने ओ वाई एक्स पर कीमत ली, ओ एक्स एक्स पर हमने पूर्ति की मात्रा ली, यानी पूर्ति जो पूर्ति ली है वो ओ एक्स एक्स पर ली है, कीमत ओ वाई एक्स पर ली है। 10 रुपए कीमत पर ए फर्म 300 का उत्पादन करती है, बी फर्म 400 का करती है, बाजार में टोटल 700 का उत्पादन हो रहा है। 30 रुपए कीमत पर ए फर्म 400 का करती है, बी फर्म 600 का करती है, बाजार में 1000 का हो रहा है। 30 रुपए कीमत पर ए फर्म 500 का कर रही है, बी फर्म 800 का कर रही है, बाजार में 1300 का हो रहा है। 40 रुपए कीमत पर ए फर्म 600 का है, बी फर्म है जो 1000 का है, बाजार में टोटल 1600 का उत्पादन हो रहा है। जब इन बिंदुओं को मिला देंगे वो आपका बनेगा बाजार पूर्ति वक्र। ये बातें आप नीचे लिखोगे। यानी आपका ये पूर्ति अनुसूची कंप्लीट हो चुकी है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र दोनों आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। इसके आधार पर बनाना है आपको सेम मांग की तरह। बस आपको क्या दिखाना है, वहां पर उपभोक्ता को लेकर चलना है डिमांड में, उसमें विपरीत संबंध दिखाना है कीमत और मांग में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्पादक या फर्म को लेकर चलना है, तो फर्म के अंदर क्या दिखाना है, कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध दिखाना है, सीधा संबंध दिखाना है या एक ही दिशा का संबंध दिखाना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम जो हमारा टॉपिक है। देखो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है
ये बाजार पूर्ति अनुसूची कंप्लीट हो चुकी है, बाजार पूर्ति वक्र कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट वो आता है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। कोई बिल्कुल मांग की तरह, जैसे मांग में किया था ना, मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, सेम वही है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और एक आप इसके अंदर पढ़ोगे पूर्ति वक्र में परिवर्तन। वक्र में परिवर्तन यानी पूरे वक्र का शिफ्ट हो जाना, यानी दाएं या बाएं चले जाना। ये दो स्थिति आती है, जैसे हमने मांग में किया था वैसे। देखो जो मांग के आपके जितने टॉपिक थे ना, हेडिंग थी, कोई पूर्ति के अंदर है, ठीक है, सेम वो ही करना है, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। सिर्फ अंतर इतना है, वहां पर मांग की बात हो रही थी, भोक्ता के साथ काम चल रहा था, यहाँ पर पूर्ति की बात हो रही है, फर्म या उत्पादक के साथ काम चल रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। इसके अंदर सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। क्या करते हैं? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, इसको लेके चलते हैं। देखो अब आपको ध्यान क्या रखना है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। मैं आपको एक लाइन लिखता हूं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को, देखो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को हमने पढ़ा था, जैसे वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत है, तकनीक है, जो उत्पादक है उसकी रुचि है, पसंद है, निश्चित समय है, ठीक है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन सभी तत्वों को, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्थिर मानते हुए जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो एक फर्म, ठीक है, तो एक फर्म उस वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है, और जब कीमत कम होती है, सेम वही है जो पूर्ति का नियम पढ़ा था हमने, जब कीमत कम होती है तो एक फर्म पूर्ति को कम कर देती है, अर्थात इसमें पूर्ति वक्र एक ही रहता है, वह बिंदुओं में परिवर्तन होता है, बिंदुओं में परिवर्तन होता है। अरे ये मांग में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हम? मांग वक्र एक ही रहता है, बिंदुओं में परिवर्तन, मांग वक्र का बदल जाना, और सेम वही है। एक पूर्ति वक्र में परिवर्तन नहीं होता, बिंदुओं में परिवर्तन होता है। ये कब होता है? जब अन्य बातें स्थिर हो और सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, तब जाके पूर्ति वक्र नहीं परिवर्तन होता, बल्कि बिंदु परिवर्तन होते हैं। कैसे? अब यहाँ पर हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, आपको ये मेरा लिखी हुई हर बात आपको समझ आ जाएगी, इसको ध्यान से देखो। अन्य सभी बातें स्थिर है, सिर्फ कीमत परिवर्तन हो रही है। जब 2 रुपए कीमत थी तो पूर्ति 4 के बराबर थी, कीमत बढ़कर 4 हो गई, पूर्ति बढ़कर 8 हो गई, कीमत बढ़कर 6 हो गई, पूर्ति बढ़कर 10 हो गई, यानी ये आपका पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र तो एक ही है, सिर्फ बिंदु ए, बी और सी क्या हो रहा है? बिंदुओं में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? बिंदुओं में परिवर्तन हो रहा है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ, सिर्फ बिंदु परिवर्तन हो रहे हैं। ये कब होगा? जब वस्तु की कीमत परिवर्तन होगी। देखो जब वस्तु की कीमत, अन्य तत्व है वो क्या रहेंगे? जैसे तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, आपने पढ़ा था ना पूर्ति के नियम की मान्यताएं, बस वो सभी आपको, तकनीक को स्थिर रखना है, उत्पादक की रुचि पसंद को स्थिर रखना है, जो भी समय है उसके अंदर नहीं परिवर्तन होगा, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो संबंधित वस्तु की जो स्थानापन्न या पूरक वस्तु है उसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का ना, ये सभी बातें स्थिर माननी है, सिर्फ वस्तु की कीमत बढ़ानी है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घट जाएगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में इसे बोलते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, यानी पूर्ति वक्र में परिवर्तन नहीं होगा, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होगा। मात्रा बढ़ रही है और घट रही है, बस ये होता है वस्तु की कीमत के कारण। ये बात ध्यान रखना, इसके कारण होता है वस्तु की कीमत के कारण। अब इसके अंदर हम और बात करते हैं,
इस पूर्ति की, ये मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिंपल था, वही बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मांग के बारे में हमने यही पढ़ा था। हम बात करें इसके अंदर पूर्ति की मात्रा परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो पूर्ति में विस्तार और एक होता है पूर्ति में संकुचन। वही सेम ही मांग वाला विस्तार और संकुचन, ये होता है वस्तु की कीमत के कारण। वस्तु की कीमत के कारण अन्य बातें इसमें क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो पहला पढ़ते हैं पूर्ति में विस्तार को। पूर्ति में विस्तार वही अन्य अन्य जो बातें हैं या पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व है उसको क्या रखना है, स्थिर रहते हुए या स्थिर मानते हुए। जब वस्तु की पूर्ति बढ़ जा, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, या एक फर्म पूर्ति को बढ़ा देती है, उसे ही पूर्ति में विस्तार कहते हैं। पूर्ति में विस्तार कहते हैं। आगे ना वही बात, पूर्ति में विस्तार वस्तु की कीमत के कारण, यानी पूर्ति बढ़ गई विस्तार हो गया। जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर, इस साइड में देखो, बड़ा ले लेते हैं कोई बात, थोड़ा देखो यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर पूर्ति है, सप्लाई है। कीमत P थी तो पूर्ति Q के बराबर थी या S के बराबर थी। कीमत बढ़कर P1 हो गई, पूर्ति बढ़कर S1 हो गई। तो कीमत बढ़ने पर, कीमत बढ़ी है, पूर्ति भी क्या हो गई, बढ़ गई। और इसी को क्या कहते हैं, पूर्ति में विस्तार। पूर्ति में विस्तार, अरे विस्तार हो रहा है ना, पूर्ति बढ़ रही है, ए से बी बिंदु पर जा रहे हैं हम, ए से बी बिंदु पर जा रहे हैं, इसका मतलब पूर्ति बढ़ रही है कीमत के कारण। और जो कीमत के कारण पूर्ति बढ़ती है उसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। ध्यान रखना, कीमत के कारण, वस्तु की कीमत के कारण जब पूर्ति बढ़ती है उसे बोलते हैं पूर्ति में विस्तार। ये कंप्लीट हो गया, सिंपल, ये बिल्कुल मान की तरह है। सेकंड अब बात करें पूर्ति में संकुचन की। ये क्या कहता है, या ये कहता है अन्य बातें या अन्य जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व है वो सभी स्थिर रहे, अन्य बातें स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घट जाती है या कम हो जाती है तो एक फर्म या फर्में पूर्ति को घटा देते हैं, क्योंकि कम कीमत पर उत्पादक कम वस्तु बेचने के लिए तैयार होंगे, अधिक कीमत पर उत्पादक ज्यादा वस्तु बेचने के लिए तैयार होंगे, है ना। कीमत ज्यादा मिलेगी, ज्यादा वस्तु बेचने के लिए तैयार होंगे क्योंकि वो लाभ चाहता है। कम कीमत मिलेगी तो कम वस्तु बेचने के लिए तैयार होंगे क्योंकि उससे हानि हो रही है उसको। तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ति में संकुचन। बस इसका डायग्राम बना लो। यहाँ पर कीमत ली, यहाँ पर हमने पूर्ति ली। जब कीमत क्या थी, P थी, तो पूर्ति S के बराबर थी। कीमत घटकर P1 हो गई तो पूर्ति घटकर क्या हो गई, S1 हो गई। A से B बिंदु पर आ रहे हैं ना, इसका मतलब पूर्ति घट रही है कीमत घटने के कारण, इसे बोलते हैं पूर्ति में संकुचन। इसके अंदर ये निशान लगा दिया करो, ये इधर जा रहा है तो बढ़ रही है, ये इस साइड आ रहा है इसका मतलब घट रही है। और जो घटी है वो किसके कारण बढ़ी है, कीमत के कारण घटी है, अन्य बातों के कारण नहीं घटी, कीमत के कारण घटी है। ये कीमत कम हुई है तब जाके पूर्ति कम हुई है, उसे बोलते हैं पूर्ति में संकुचन। यहाँ पर कीमत बढ़ी है इसके कारण पूर्ति बढ़ी है, इसे बोलते हैं पूर्ति में विस्तार। देखो सब में पूर्ति वक्र एक ही है, सिर्फ बिंदु परिवर्तन हो रहे हैं। विस्तार होगा जब ए से बी पर चले गए, यहाँ पर संकुचन होगा तो ऊपर से नीचे वाले बिंदु यानी ए से बी पर आ गए। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो आप, ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ति में विस्तार और संकुचन किसके कारण होता है, वस्तु की कीमत के कारण। मांग में विस्तार और संकुचन किसके कारण होता है, वस्तु की कीमत के कारण। तो विस्तार और संकुचन की बात आएगी वो वस्तु की कीमत के कारण आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं पूर्ति वक्र में परिवर्तन या पूर्ति वक्र का शिफ्ट हो जाना, ठीक है।
इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये समझ आ गया ना आपको? ये मैं आपको जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, उतना स्पीडली क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आप कर चुके हो। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर हर चीज को हम 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने मांग में ये चीज पढ़ चुके हो, विस्तार और संकुचन पढ़ चुके हो, वहां पर भी विस्तार और संकुचन हुआ था, वो वस्तु की कीमत के कारण हुआ था। यहाँ पर भी विस्तार और संकुचन किसके कारण हो रहा है? वस्तु की कीमत के कारण हो रहा है। आपको बाकी तो याद है भी विस्तार और संकुचन, इसका मतलब मांग में तो वहां पर आपको उल्टा संबंध दिखाना है या सीधा संबंध दिखाना है। ये तो हम मांग का नियम और पूर्ति के नियम में कर चुके हैं। बाकी चीज तो सेम ही है, अलग थोड़ी है। कीमत बढ़ने के कारण पूर्ति बढ़ती है, इसका मतलब उसे विस्तार बोलते हैं। कीमत कम होने के कारण पूर्ति घटती है, उसको क्या बोलते हैं? संकुचन बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं पूर्ति, ये तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन था। अब पढ़ते हैं पूर्ति वक्र में परिवर्तन। दूसरा हमारी हेडिंग है पूर्ति वक्र में परिवर्तन। इसका मतलब परिवर्तन है, आप कह सकते हो पूर्ति वक्र का शिफ्ट हो जाना। वक्र का शिफ्ट होना, शिफ्ट होना या तो वो दाईं ओर चले जाएगा या बाईं ओर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं बोर्ड की तरफ मूव करूँ, मेरा दायां है वो बोर्ड का दायां है और मेरा बायां है वो बोर्ड का बायां है। इसका मतलब अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं तो दाईं ओर जा रही है, इसका मतलब वो वृद्धि हो रही है। अगर हम इस तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब बाईं ओर आ रही है, इसका मतलब कमी हो रही है। तो मैं आपको बारी बारी दाएं बाएं बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना, जब दायां जाते हैं तो वृद्धि होती है और जब बाईं आते हैं तो क्या होती है? कमी होती है। तो इसको शिफ्ट को करते हैं। पूर्ति के शिफ्ट के अंदर हम बात करते हैं। देखो, वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए, देखो वहां पर तो अन्य बातें स्थिर रही थी, यहाँ पर किसे स्थिर करना है? कीमत को। वहां पर तो हमने कीमत में परिवर्तन किया था, तब होता है विस्तार और संकुचन। यहाँ पर आपको कीमत में परिवर्तन नहीं करना, कीमत को तो स्थिर रखना है। वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर जब अन्य बातों के कारण या अन्य बातों में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति वक्र ही शिफ्ट हो जाता है। देखो, जैसे कीमत स्थिर रहते हुए उच्च तकनीक को अपनाते हैं तो पूर्ति वक्र दाईं ओर चला जाता है। यानी पूर्ति वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना, पहला तो हमारा ये है दाईं ओर शिफ्ट होना। इसका मतलब पूर्ति में क्या होना? वृद्धि होना। पूर्ति में वृद्धि, दाईं ओर शिफ्ट होना। देखो, पूर्ति वक्र में परिवर्तन के अंदर पहला आता है आपका पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होना, यानी पूर्ति में वृद्धि होना। यहाँ पर क्या होता है? कीमत स्थिर होती है और सिर्फ अन्य बात, जैसे तकनीक है, अगर हम उच्च तकनीक अपना लें, यानी वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उससे और अच्छी मशीनें ले आए और नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई तकनीक लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए, ऐसी स्थिति में पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल। पहले छोटी मशीनों से हम काम कर रहे थे तो उत्पादन कम हो रहा था, वैसे हम बड़ी मशीन ले आए तो एक दिन में हजारों लाखों उत्पादन कर रहे हैं, हम हजारों वस्तुओं का उत्पादन कर देते हैं दिन के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? पूर्ति बढ़ी है ना, वो कीमत के कारण नहीं बढ़ी, अन्य बातें यानी तकनीक के कारण बढ़ी है। वो पूर्ति किसके कारण? कीमत के कारण नहीं बढ़ी, बल्कि अन्य बातें यानी तकनीक के कारण बढ़ी है। तो हम सबसे पहले दाईं ओर का डायग्राम बना देते हैं। ये डायग्राम यहां बना देता हूं मैं, इसको ध्यान से देखो। देखो, कीमत क्या थी? यहां हमने कीमत ली ओ वाई एक्स पर, ओ एक्स पर हमने पूर्ति ली, कीमत थी P और जो पूर्ति थी वो S के बराबर थी। यानी पहला जो आपका पूर्ति वक्र था वो ये था। तो मैं अलग मार्कर से बना देता हूँ। पहला आपका पूर्ति वक्र था वो ये था, एस एस था, ठीक है, एस एस वक्र था। फिर क्या हुआ? कीमत तो स्थिर है, इसका मतलब कीमत को तो स्थिर रखना है हमें, ठीक है। और आपकी पूर्ति बढ़ गई, किसके कारण बढ़ गई?
S1 किसके कारण हुई, यानी नई तकनीक को अपना लिया हमने, नए आविष्कार को अपना लिया, बड़ी मशीनें ले आए हम, अच्छी आप कह सकते हो पहले कच्चा माल था वो निम्न स्तर का था, उस स्तर का कच्चा माल ले आए हम। इसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ गया तो हमारा पूर्ति वक्र कहाँ चला जाएगा, S1 दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। वह नहीं हुआ, इसका मतलब जब दाईं ओर शिफ्ट होता है तो उसे बोलते हैं हम पूर्ति में वृद्धि। क्या बोलते हैं, ये जो वृद्धि ये हुए ना, इसे बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि। देखो कितना सिंपल है, वो है मांग की तरह बिल्कुल। मांग में भी यही कहा था, विस्तार और संकुचन कीमत के कारण होता है, और मांग वक्र तो दाईं बाईं हो जाता है, परिवर्तन होता है, शिफ्ट होता है, वो अन्य बातों के कारण होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कीमत तो उसमें तो कीमत परिवर्तन थी और अन्य बातें स्थिर थी। इसके अंदर मैंने स्पष्ट लिखा है कीमत स्थिर रहेगी। देखो SS वक्र पर भी कीमत P थी और S1 वक्र पर भी कीमत P है। ये पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट क्यों हुआ क्योंकि नई तकनीक आ गई, कुछ तकनीक को अपना लिया, इसके कारण हमारी पूर्ति बढ़ी है, लेकिन वो कीमत के कारण नहीं बढ़ी। अन्य बातें, अन्य तत्व है जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व है, उसके कारण पूर्ति बढ़ी है। क्या बढ़ी है, उसके कारण हमारी पूर्ति परिवर्तन हुई है, उसे बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट करें हम पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। दूसरा है, पहला तो ये हो गया दाईं ओर शिफ्ट, अब आता है पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना, या कह सकते हो पूर्ति में कमी। ठीक है, इसको हम ले तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से क्या लिखूंगा यहां पर मैं, जब वस्तु की कीमत, लिखना तो वही है, स्थिर रहते हुए या स्थिर मानते हुए, क्योंकि लिखना तो यही पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट होगा ही तब, चाहे वो दाईं ओर रहे चाहे बाईं ओर रहे, जब कीमत स्थिर रहेगी तभी तो शिफ्ट होगा। ठीक है, वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए जब अन्य बातों के कारण या अन्य तत्वों के कारण पूर्ति कम हो जाती है तो उसे पूर्ति में या पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना कहते हैं, या आप कह सकते हो पूर्ति में कमी कहते हैं, पूर्ति में कमी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो जैसे तकनीक उस स्तर की नहीं रही, तकनीक हमारे निम्न स्तर की आ गई, या जो हमें कल जो कच्चा माल मिला था वो अच्छा मिला था, आज जो कच्चा माल मिला है वो निम्न स्तर का मिल रहा है, इसके कारण कल जो उत्पादन था वो ज्यादा हो रहा था, आज कम हो रहा हो सकता है। ये श्रमिक पर ले सकते हो आप। हमें जो साधन मिले थे, आज जो साधन मिले वो अच्छे मिले हैं, एक मतलब अनुभवशील साधन हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो श्रमिक एक अच्छा पढ़ा लिखा एक अनुभवशील मिलेगा, एक्सपीरियंस युक्त मिलेगा, तो वो ज्यादा उत्पादन करेगा तो पूर्ति बढ़ेगी। हो सकता है अगले दिन वो श्रमिक नहीं, हमें कोई और श्रमिक को लेकर आए, हम उसको ज्ञान ही नहीं था उत्पादन का, तो उससे जो उत्पादन होगा वो कम ही उत्पादन होगा, यानी वो भी अन्य बातों में आएगा। तो इसके आधार पर हम डायग्राम बना लो। यहाँ पर हमने कीमत ली, यहाँ पर हम पूर्ति ली। कीमत जब P थी तो पूर्ति S के बराबर थी, यानी पहला जो आपका पूर्ति वक्र था वो ये था SS। जैसे क्या हुआ, एकदम उत्पादन कम हो गया, किसी कारण हो गया, चाहे श्रमिक के कारण हो गया, अभी हमें जो साधन मिल रहे हैं वो उस स्तर के नहीं मिल रहे, कच्चा माल हमें निम्न स्तर का मिला है, या जो तकनीक है उसके अंदर थोड़ी खराबी आ गई, कुछ के कारण भी हो सकता है, कीमत के कारण नहीं होगा। अन्य बात चाहे कुछ भी ले सकते हो आप, अन्य बातें चाहे आप कुछ भी ले सकते हो, कीमत को नहीं लेना आपको। ठीक है, तो कीमत के कारण न होकर कीमत तो रहेगी स्थिर, सिर्फ जो पूर्ति में जो कमी हो रही है S से S1 आ रही है वो तकनीक के कारण या कुछ और कारण और तरीके से हो रही है, यानी ये वक्र कहाँ आ जाएगा, बाईं ओर S1 आ जाएगा। इसे बोलते हैं पूर्ति में कमी। क्या बोलते हैं, पूर्ति में कमी। क्यों, क्योंकि ये पूर्ति बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, इसे कमी कहेंगे। ये पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। तो देखो कितना सिंपल, आपका बिल्कुल मांग की तरह, जो मांग का लेसन किया था
मांग अनुसूची की थी, यहाँ पर पूर्ति अनुसूची कर रहे हैं। मांग का नियम किया था, यहाँ पूर्ति का नियम कर रहे हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व किए थे, यहाँ पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कर रहे हैं। मांग में भी कीमत और अन्य बातों की बात की थी, यहाँ पर भी कीमत और अन्य बातों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने व्यक्तिगत अनुसूची, बाजार अनुसूची पूर्ति में पढ़ी थी, वहां पर भी व्यक्तिगत अनुसूची और बाजार अनुसूची मांग में पढ़ी थी। ये वहां पर भी हमने व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बनाया था, बाजार पूर्ति वक्र बनाया था, यहाँ पर भी हमने व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति वक्र बनाया था। सेम उसी तरह की हमने टेबल बनाई थी। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, वहां पर आपको विपरीत या प्रतिलोम संबंध दिखाना है, यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष या सीधा संबंध दिखाना है। वहां पर भी हमने मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन, यहाँ पर भी पूर्ति में मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो वस्तु की कीमत के कारण होता है, अन्य बातें स्थिर रहती है। यहाँ पर जो पूर्ति वक्र में जो शिफ्ट होता है, यानी पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, चाहे पूर्ति में वृद्धि हो रहा है चाहे पूर्ति में कमी हो रही है, वो कीमत स्थिर रहती है, अन्य बातों के कारण होता है। यानी कीमत स्थिर और अन्य बातों के कारण होता है, उससे तो बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि और कमी। यानी पूर्ति का दाईं ओर शिफ्ट होगा तो वृद्धि, बाईं ओर शिफ्ट होगा तो कमी। और जब मतलब कीमत के कारण होगा तब पूर्ति वक्र तो एक ही रहेगा, सिर्फ बिंदु परिवर्तन होंगे। पूर्ति वक्र तो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, परिवर्तन कौन होगा, बिंदु। उसे क्या कहते हैं, जब बिंदु दाईं ओर जा रहा है उसे बोलते हैं पूर्ति में विस्तार, जब बिंदु बाईं ओर आ रहा है उसे बोलते हैं पूर्ति में संकुचन। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आपका ये पूर्ति की उदाहरणा कंप्लीट हो चुका है लेसन। सिर्फ पूर्ति की उदाहरणा में इतना ही पढ़ना आपको। सबसे छोटा लेसन था और सबसे बढ़िया लेसन था, बिल्कुल रिपीट था। जो हमने मांग पढ़ा था वो पूर्ति का रिपीट था। सिर्फ अंतर इतने ध्यान रखना है, मांग में कीमत और पूर्ति में प्रतिलोम मांग और कीमत में प्रतिलोम संबंध होता है, और यहाँ पर पूर्ति और कीमत में सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।